नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले 4 दिन में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसे आने वाले समय में मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर और मिलिट्री स्कूल्स के अंदर निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद पहली बार हुआ है कि दुनिया के जितने बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके हथियारों को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का F-16, चाइनीज JF-17, J-10, चाइनीज PL-10, PL-15 मिसाइल, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, टर्किश ड्रोन्स, नॉर्थ कोरिया का फतेह मिसाइल और उसके अलावा स्वीडन का एवॉक्स ये इस्तेमाल किया गया। भारत की तरफ से रशियन MiG-29, Su-30, ब्रह्मोस मिसाइल, अमेरिकन P-8I, फ्रेंच मिटियोर, फ्रेंच राफेल, M2K, भारत का आकाश L-70 क्या नहीं इस्तेमाल हुआ? कौन सा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बचा है? अमेरिका, रशिया, चाइना, टर्की, भारत, नॉर्थ कोरिया, कौन बचा है जिसका हथियार यहां इस्तेमाल नहीं हुआ? स्वीडन। हर एक चीज तो यहां पर इस्तेमाल हुई। ज्यादा महत्वपूर्ण था कि दरअसल कौन सा हथियार किसके हाथ में था। वो दर्शाता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है उस हथियार को चलाने के लिए। टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन चला रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो दर्शाता है कि जब बालाकोट के अंदर F-16 को मिग बाइसन ने गिरा दिया, जो 1960 और 70 के दशक का प्लेन निश्चित तौर पर अपग्रेड था, लेकिन उसने गिराया। ये दर्शाता है कि कौन हथियार को चला रहा है। और यही भारतीय मिलिट्री, भारतीय एयरफोर्स उसकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। पिछले 4 से 5 दिन किस तरीके से भारत को एक अभेद्य किला भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बनाया। अभी S-400 इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ आकाश चल रहा था, L-70 चल रहा था या और बाकी सब चल रहे थे। इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं था। तो आप समझिए भारत के अंदर एक भी चीज उनकी नहीं गिरी और पाकिस्तान के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो भारत ने डाली वो ना टकराई हो अपने डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर। तो किस तरीके से भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने अपना लोहा मनवाया और भारत की जो एयर सुपीरियरिटी है वो साफ दिखी। और पाकिस्तान का जो एयर डोमिनेंस जो तथाकथित था कभी, वो किस तरीके से लेम डक की तरह खड़ा रह गया, सबने देखा। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं, अब सवाल उठ रहा है, जब भारत ऐसा कर रहा था, एक दिन में के अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस उड़ा दिए कुछ घंटों के अंदर। भारत के पास जब एस्केलेशन लैडर में भारत इतने ऊपर था और भारत के पास वो सुपीरियरिटी थी, तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर का बटन दबा दिया गया एक। और आपको बता दूं, कल शायद मैं पहला ऐसा था जिसने कहा था कि ये सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिलहाल गोलीबारी रुकी है, एम्यूनिशन का इस्तेमाल रुका है, मिलिट्री एक्शन रुका है। बंदूकें, तोपें, प्लेन आज भी खड़े हैं, कभी भी चल सकते हैं। सीज फायर नहीं है, युद्ध विराम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस स्थिति पर पहुंचा गया? दरअसल ये बात हुई पाकिस्तान की उस फ्रस्ट्रेशन से, जहां पाकिस्तान को यह लगा कि साहब अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एस्केलेशन लेडर को उस जगह पर ले गए जहां अब जो युद्ध है, जो ये स्थिति थी, उसका जो डिस्कोर्स है, जो उसका पूरा का पूरा रास्ता है, वो भारत तय कर रहा था। भारत के हिसाब से जहां चाह रहा था वहां मार रहा था। उत्तर में स्कार्दू से लेकर दक्षिण में जैकोबाबाद तक कोई भी ऐसा बेस नहीं था जो भारत की तरफ से बचा था जिसे भारत ने स्ट्राइक नहीं किया। यहां की उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी और न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स थे, उनके आसपास तक भारत पहुंच गया था। शायद यही फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि अब जो खबर निकल कर आ रही है कि दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका को क्यों इन्वॉल्व किया इसके अंदर, क्यों अमेरिका को इसमें आना पड़ा। जो जेडी वांस कुछ समय पहले तक ये कह रहे थे कि भैया ये युद्ध चल रहा है, इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है, ये दो देश ही तय करेंगे कि क्या होगा। ऐसा एकाएक क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा और भारत के अंदर और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर जैसी स्थिति को बनाना पड़ा। क्योंकि भारत ने यह तय कर लिया था कि पाकिस्तान को इस बार ढंग से सबक सिखाना है। और भारत जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा था, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, वो था न्यूक्लियर ऑप्शन को तलाशना, उसे यूज करना या उसके बारे में सोचना। और वो एस्केलेशन उस लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन भारत उसके लिए भी दृढ़ निश्चय के साथ उस आगे बढ़ रहा था। दरअसल हुआ क्या 10 तारीख को, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मई बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 10 मई के दौरान जब ये 11 एयर बेसिस पे हमला किया गया, तो सबसे पहले आप समझिए स्कार्दू एयर बेस है इनका, भारत के बहुत पास पड़ता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जब 2001 में पराक्रम हुआ था, तब भी इसने अपने सारे न्यूक्लियर एसेट्स यहां पर लाकर खड़े कर दिए थे। न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है यहां पर, किराना हिल्स है इसके पास, वहां पर इनकी न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है। अगर आप सैटेलाइट इमेज से देखेंगे तो उसमें 6 एंट्रेंसेस आपको दिखाई देते हैं। भारत की सरफेस फायर्ड ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके एंट्रेंस पे हमला किया। पाकिस्तान को लगा ये हमारे न्यूक्लियर एसेट्स तक पहुंच गए हैं,
दरअसल ये भारत मीडिया सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, जो चीजें सोर्सेज के माध्यम से छन छन के आ रही है, मैं वहां से आपको ये बता रहा हूं। उसके अलावा जब ये वहां पर अटैक हुआ तो उन्हें ये समझ आया कि भारत हमारे कितने पास है। उसके अलावा जो नूर खान बेस है इनका रावलपिंडी में, जो इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वहां पर, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, पाक स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर है वहां पर, उसके पास भारत ने हमला किया। अब उन्हें यह डर लगा कि भैया जब इतने पास आ गए हैं नूर खान बेस पर, जो इनका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, जो उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत उसे भी तबाह कर सकता है। और अमेरिका के भी कान तभी खड़े हुए। तभी तो जेडी वांस क्या कह रहा था कि हमें खबर मिली है कि चीजें किस लेवल तक एस्केलेट हो रही हैं, इसलिए अमेरिका को मीडिएटर के तौर पर बीच में आना पड़ा। क्योंकि अगर भारत उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर तक पहुंच गया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है, तो आप सोचिए किस लेवल का एस्केलेशन होगा। यानी कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री दूसरी न्यूक्लियर पावर कंट्री को लगभग डेसिमेट करने के लिए तैयार बैठी है। और जब नूर खान बेस पर यह हमला हुआ ना, तो उनके पूरे के पूरे जितने भी डिफेंस और इंटेलिजेंस के नेटवर्क है, उनमें यह खबर फैलने लगी कि भारत अगला हमला न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर करने वाला है। तब जाकर पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन मिलाया। इस दौरान ये जब सब चल रहा था, पाकिस्तान बात कर रहा था अमेरिका से कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारे साथ ये सब हो गया है। उस दौरान भारत ने वहां के जैकोबाबाद, जो उनका एयरबेस है, उस पर भी हमला किया। इसके अलावा भारत ने उनका जो बोलारी जो एयरबेस है, उसके ऊपर भी हमला किया। वहां पे पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया है कि 52 एयरमैन हमारे मारे गए हैं। यानी कि 52 जो एयरफोर्स के लोग हैं वो मारे गए हैं। यहां तक कि उनका स्क्वाड्रन लीडर एक है, वो भी उसमें मरा है, एक गंभीर रूप से घायल है। और वहां पे पाकिस्तान का एवॉक्स खड़ा था। पाकिस्तान के पास 5 या 6 के लगभग हैं। आप ये मानिए, आपने एयर डिफेंस सिस्टम रडार्स अगर उड़ा दिए है ना, तो एक बार को काम चलता है। लेकिन अगर आपने एयरफोर्स के एवॉक्स उड़ा दिए है ना, तो आप समझिए किस लेवल की बात होती है। क्योंकि एवॉक्स का काम होता है वो डेटा लिंक प्रोवाइड करना। वो सारा का सारा एक तरीके से वो एक साथ लगभग 15 जेट्स को चलाता है। उसको वो सारा का सारा एक तरीके से रडार का काम उनके लिए करता है, 15 जेट्स के लिए। आप एक F-16 गिरा देंगे, खबर आती है F-16 गिरा दिया, JF-17 गिरा दिया, लेकिन आपने एक एवॉक्स गिरा दिया तो समझिए 15 प्लेन आपने प्रोन कर दिए हैं। 15 प्लेन एक साथ आप कह सकते हैं कि उन्हें डट कर दिया, खत्म कर दिया है। अब कैपेबिलिटी उनकी बहुत कम हो गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने बोलारी में हमला किया, उसमें एवॉक्स उनके खत्म हो गए। वहां पर उनका F-16 और F-16BS वो खड़ा होता है। JF-17 की जो ब्लॉक 2S है वो वहां पर है। आपने उसको किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को क्रिपल किया, एयरफोर्स को माफ कीजिएगा, पूरी की पूरी एयर सुपीरियरिटी आपने खत्म कर दी। आपने पहले सर पे किया, आपने उससे पहले स्कर्दू पे भी किया, जैकोबाबाद किया, बोलारी में किया, नूर खान बेस के ऊपर किया, और उसके अलावा आपने काला चिट्टा रेंज है उनकी एनडीसी अटैक में, वो उनकी फायरिंग रेंज है। और जहां डिप्लीटिंग यूरेनियम के जो बेसिस जो वो है एम्यूनिशंस वो सब रखे जाते हैं, वहां पर भी ड्रोन का हमला हुआ। ये पाकिस्तानी कोई पत्रकार है अहमद नूरानी, उन्होंने खबर दी। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी पाकिस्तान के अंदर भारत ने जब चाहा जैसे चाहा स्ट्राइक नहीं किया। यही परेशानी थी। इसी डेस्पिरेशन में, इसी परेशानी में जो ये कह रहे थे ना जेडी वांस की तरफ से कि सीज फायर कर लीजिए, अलार्मिंग इंटेलिजेंस आ गई है। दरअसल पाकिस्तान उस लेवल पहुंच गया था, उसने अमेरिका को फोन किया, बचा लीजिए। तब अमेरिका ने कहा कि आपको एस्केलेशन कम करना पड़ेगा। जो पहली थ्योरी है मैं वो बता रहा हूं कि आपको एस्केलेशन कम करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट खुद भारत से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने भारत से बात करने का बात की। भारतीय लीडरशिप ने कहा नहीं, नो टॉक्स, हम कोई बात करने के लिए आपसे तैयार नहीं हैं जब तक आप अपने रवैये को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप टेरर के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, अगर बात करनी है तो डीजीएमओ स्तर पर होगी। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है कासिफ अब्दुल्ला, उन्होंने फोन किया भारत के डीजीएमओ राजीव घई को। डीजीएमओ लेवल पे बात चल रही है, लीडरशिप लेवल पे बात नहीं चल रही है। भारत ने साफ मना कर दिया, कोई तीसरा मीडिएटर नहीं होगा, डायरेक्ट टॉक नहीं होगी। तो डीजीएमओ ने फोन किया लगभग 3:35 के आसपास। जो कल शाहबाज शरीफ कह रहे थे ना हमें विक्ट्री मिल गई है, शाहबाज शरीफ से सिर्फ एक सवाल है, पहले फोन किस देश ने किस देश को किया, आप जाकर देख लीजिए। तो कहीं की विक्ट्री? आप तो डर के अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने कहा नहीं हम इंटरवीन नहीं करेंगे, आप भारत के पास जाइए।
तब जाकर भारत के पास आए, तब भारत से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्थिति इस लेवल पर पहुंच गई है कि अब बस कीजिए। तब जाकर उस एस्केलेशन लेडर को संभाला गया, उस लेवल को। और एक खबर और ये आ रही है, देखिए अनकंफर्म्ड है अभी सब चीजें, सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान उस डेस्परेशन में था, उसने ये कह दिया था कि भैया अगर इसी तरीके से हमें खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि हम अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को इस्तेमाल करें, कि वो लाल बटन शायद दबाया जाए। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर 4 बड़े भूकंप आए हैं, 4 अलग अलग इलाकों में। बहुत ही अनप्रेसिडेंट सी चीज है, ऐसा होता नहीं है। 30 अप्रैल को भूकंप आया, 5 मई को भूकंप आया, 10 मई को भूकंप आया। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा हुआ था, भारत ने जो उस पर स्ट्राइक किया, शायद वो अंदर ही कुकड अप हो गया। उसके चांसेस कम है, क्योंकि बहुत गहराई में होता है, उतने बड़े शायद बंकर बस्टर बम्स भारत के पास नहीं है। शायद वो अभी जो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास ही है, भारत के पास है नहीं है, वो अब कह नहीं सकते, लेकिन उसकी संभावनाएं कम लगती हैं। लेकिन जो संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपनी उस न्यूक्लियर डिटरेंस को दिखाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, और ये मैसेज अमेरिका और भारत को दिया गया कि हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, क्योंकि अब यही ऑप्शन बचा है। आपने एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी हमारे पास है नहीं, और बिना एयरफोर्स के हमारी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। हवा में कड़ी है, खुले में जब चाहे जैसे चाहे भारत अपने हिसाब से उसे स्ट्राइक कर सकता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे पास ऑप्शन बचा है। अगर इन दोनों तीनों में से कोई भी चीज सही है तो ये मानकर चलिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की हार हुई है, मेरा सवाल यह है कि इससे पहले कौन ऐसा प्रधानमंत्री था किसी भी देश का जो इस लेवल तक किसी न्यूक्लियर देश के साथ गया। और ध्यान रखिएगा, अभी चीजें सिर्फ शांत हुई हैं, सीज फायर नहीं है, यहीं से एक्शन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। राजनाथ सिंह जी का एक पुराना क्लिप ऑलरेडी यूज हो रहा है, ऑलरेडी वायरल हो रहा है, कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है अभी, लेकिन आगे रहेगी नहीं रहेगी वो परिस्थितियां बताएंगी। तो क्या कल 10 मई को स्थितियां उस लेवल पर पहुंच गई थी कि जहां न्यूक्लियर कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता था, न्यूक्लियर लेवल का एस्केलेशन की स्थिति में पहुंच गई थी। क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। तो क्या वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के पास पहुंच गए थे? बिल्कुल हाँ। इसलिए अचानक से सब कुछ बंद करना पड़ा। उसके बाद देखिए किस तरीके से अचानक से मीडिया साइलेंट हो गया, जो सारे के सारे चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, गवर्नमेंट के चैनल, जो गवर्नमेंट की तरफ से सोर्सेज है, हर कोई एकदम से शांत हो गया है। या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है कि भारत कुछ और प्लान कर रहा है? क्योंकि भारत ने अपना थ्रेशोल्ड ऑलरेडी इतना नीचे कर दिया है, टॉलरेंस लेवल को इतना नीचे ला दिया है कि उसने सीधा कहा कि आने वाले समय में कोई भी टेररिस्ट अटैक को विल बी एक्ट एज एक्ट ऑफ वॉर। कि भैया अगर 2 आतंकी भी घुसे और 4 आदमी या 2 आदमियों को भी मारा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यहीं से कंटिन्यू होगा। कि फिलहाल के लिए पाकिस्तान के उस डिटरेंस के लिए फिलहाल भारत ने एक कदम पीछे रखा है कि ठीक है, देखते हैं, एसेस करते हैं, इस परिस्थिति को भी देखते हैं कि इसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्या उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है? उसके लिए वो समय बाय किया गया है, और एक फेस सेविंग अमेरिका को भी दे दी गई है। क्योंकि भारत अगर कुछ ऐसा कर देता तो ये साफ संदेश चला जाता कि दुनिया में एकमात्र देश ऐसा भारत है जो ये कर पाया। अमेरिका भी नहीं कर पाया, रशिया भी नहीं कर पाया, चाइना भी नहीं कर पाया, इजराइल भी 10 बार सोचता है ईरान पे हमला करने के लिए, वो भी नहीं कर पा रहा। अगर भारत ये कर देता, आप ये समझिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बड़ी थी उनकी इमेज क्या होता, कहां पहुंच जाते वो। अब भारत किस तरीके से ऊपर पहुंचता, इसलिए इन लोगों को बीच में घुसना पड़ा। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमें अमेरिका की क्यों माने जी, हमें कर देना चाहिए था। युद्ध इमोशन पे नहीं चलता, युद्ध चलता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी को आगे ले जाना है। हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति वहां पर बैठे लोगों को पता है क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, किस थ्रेशोल्ड पर वो आकर खड़ा हो गया है, अमेरिका क्या चाहता है, चाइना का रोल है। क्योंकि चाइना, खबर ही आई कि शाम को चाइना ने भी सपोर्ट, सीज फायर के बाद किया, लेकिन उसने भी सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को। तो क्या एक प्रेशर इसमें यह भी था कि चाइना भी कोई फ्रंट खोलने वाला था, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था? क्या ये कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस थी? ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन जो भी कुछ था,
वो एक उस लेवल पे आने वाला था कि उसके बाद चीजें किसी के हाथ में नहीं रहती। वो न्यूक्लियर हो, वो चाइना का एंट्री हो, वो अमेरिकन एंट्री हो, वो जो भी था, या भारत एक तरीके से डेसिमेट करने वाला था पाकिस्तान को, वो जो भी था, वो इक्विलिब्रियम को बहुत हद तक बिगाड़ने वाला था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्या उस चीज के डर से, उस थ्रेशोल्ड को कोई पार ना कर जाए, इसलिए चीजों को एकदम रोका गया है। क्योंकि जब भारत के पास जब कुछ सब कुछ था, अचानक क्यों रुका? कुछ तो होगा। और ये कह रहे हैं कि मोदी रुक गया, मोदी डर गया। अगर मोदी डरता तो वो उन 11 बेसिस को क्यों उड़ाता? न्यूक्लियर कमांड सेंटर के बराबर में क्यों बम गिराए जाते? अगर डर होता, डर नहीं था, डर तो निश्चित तौर पर नहीं था। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कुछ और प्लानिंग की जा रही हो, नई तरीके से नई चीजों को तैयार किया जा रहा हो कि जो उनके न्यूक्लियर ब्लफ है उसे किस तरीके से वंस फॉर ऑल खत्म किया जा सके, उसके लिए कुछ हो रहा हो। समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि सीज फायर की घोषणा होते ही लोगों ने एकदम से कूदना शुरू कर दिया, सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद फिर देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या हुआ। तो अभी चीजें बहुत मिक्सड अप हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और चल रही है, इन प्रोसेस है। लेकिन जो अब तक खबरें आ रही हैं कि अचानक से जो ब्रेक लगा है उसका कारण ये है। हाँ, अब ये ब्रेक कितने दिन के लिए रहेगा, कितनी देर के लिए रहेगा, ये देखना जरूरी है, क्योंकि कल भी जो मैंने शाम को वीडियो किया था उसमें कहा था ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। चीजें यहां से स्टार्ट होंगी, कब होंगी ये देखना है, लेकिन होंगी यहीं से। और पाकिस्तान को आप ये देखिए, बालाकोट करने के बाद पाकिस्तान को लगभग 5 से 6 साल लगे उस लेवल पे वापस आने के लिए। अब आप ये बताइए कि किस तरीके से पाकिस्तान को क्रिपल किया गया है। और अब तो थ्रेशोल्ड इतना नीचे कि भैया जब भी करोगे दोबारा करेंगे। तो पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर से पाकिस्तान लड़ना चाह रहा था, उसकी ब्लफ को खत्म किया। फिर उसने कहा न्यूक्लियर, उसको खत्म किया। फिर उसने कहा लो इंटेंसिटी वॉरफेयर करेंगे हम। अब भारत उसे भी खत्म कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को अपनी पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और भारत ने भी कर दिया। इसीलिए जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करके, लीडरशिप पे भरोसा करके देखिए आगे क्या हो रहा है, क्या होगा। क्योंकि अभी कहानी खत्म तो नहीं हुई, कम से कम कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आज भी प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से और एनएसए से वो मीटिंग ले रहे हैं। हो सकता है रिव्यू मीटिंग हो सकता है कुछ और होना हो, लेकिन जो भी है, अभी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर एंड हो गया है, ये कहा नहीं गया, कोई ऑफिशियली उसका जवाब नहीं आया है। तो कुछ तो हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान की मजबूरी थी, उसे अपना फेस सेविंग करना था, इसलिए उसने कहा, शहबाज शरीफ की तरफ से वो कल बयान दिलाया गया, जैसे उसे इंजेक्शन लगा के खड़ा किया गया हो कि हमारी विक्ट्री हो गई है। तुमने कहा हमारे 52 एयरमैन एक बेस पे मारे गए हैं, कहीं की विक्ट्री? तुम्हारे प्लेन गिरे, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम चीज नहीं रोक पाया, तुम्हारे जिस शहर में चाहे उस शहर में बम गिराया, जिस बेस पे चाहे उस बेस पे बम गिराया। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, तुम्हारा डर उस लेवल पे पहुंच गया कि हमारा न्यूक्लियर कमांड सेंटर ना उड़ा दे, इसलिए तुम पापा के पास पहुंचे। जिस तीन एक ही बात में कर रहा था, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, उनमें से अल्लाह तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम अमेरिका के पास भागे, तब जाकर इन चीजों को कंट्रोल किया जा सका। तो कहीं की विक्ट्री? एसेट गिराया गया, कहां का नुकसान हुआ, होया होगा नहीं हुआ होगा सरकार बताएगी, और युद्ध में होता है, कोई देश ऐसा नहीं है कि नुकसान हो ही नहीं सकता। हुआ होगा निश्चित तौर पर, हो भी सकता नहीं भी हुआ, वो तो जब सरकार की तरफ से आधिकारिक आएगा तब पता लगेगा। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत वापस से अपने रिसोर्सेज को वापस से भर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए पाकिस्तान की तरफ से कि आप क्या कर पाए, सिवाय बोगस डेटा के? उधमपुर उड़ा दिया, चंडीगढ़ का एम्यूनेशन डिपो उड़ा दिया, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं कोई धुआं दिखाई देता, कहीं कोई रैकेट दिखाई देता, कहीं कोई वीडियो आती जैसे आपके यहां से आ रही है, कोई नहीं है ना। तो साफ दर्शाता है कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे पाया। और देखिए, हम जो लोग ये कहते हैं ना, मैं भी कहता था, मैं भी कहता हूं, अब भी कहता हूं वैसे, कि भारत को उस नैरेटिव वॉर में आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा और अपनी बात को समझाना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक और सवाल है, इसराइल तो पूरी कोशिश करता है ना, लेकिन कुछ हासिल हुआ? लेकिन इसराइल को उस नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता, वो जहां एक्शन ले रहा होता ले लेता है। आप ये बताइए, अगर भारत आज लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर खड़ा होता, तब भी CNN भारत को गाली दे रहा होता, अल जजीरा भारत को गाली दे रहा होता। शायद ये सरकार समझ रही है, उस अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव के टेंशन में नहीं पड़ना, जो करना है कर दो। और जो ये रुके हैं ना, भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर रुका है। जो नॉन काइनेटिक एक्शन है ना, अभी भी वो अबेयंस में है, अभी भी रुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी रिवाइव नहीं हुई है।
तो यहां से चीजें दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं, किस लेवल पे जा सकती हैं अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हां फिलहाल जो ये हॉल्ट है, जो इंटरवल है पिक्चर के अंदर, वो क्यों हुआ है, क्या कारण है, वो जो खबरें कुछ निकल के आ रही हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अब आगे जो जो भी स्थितियां डेवलप होंगी वो सब आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।